अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 14 आर्टिकल 14.6 मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फार्मूला पढ़ा था, E=F/Q। फिर इसी फार्मूले को रीअरेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज को प्लेस किया है तो उस पर जो लगने वाली फोर्स है उसको हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, जो कि है F=Q/E। अब आज के इस आर्टिकल में हम चार्ज पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस करेंगे, फिर उसके साथ हम मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्लूड करेंगे। तो पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। हम सपोज करते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिस फोर्स की वैल्यू हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, F=Q/E। अगर हमें इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, F=ma। और यहाँ से एक्सेलरेशन को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं A=F/m, और F की जगह ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इस चार्ज पार्टिकल पे जो लग रही है, जो नेट फोर्स है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो रिलेशन बनता है इस चार्ज पार्टिकल के लिए वो आता है A=QE/m। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो तो जो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा, और हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ करते हुए इस चार्ज पार्टिकल की मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं, यानी इसकी वेलोसिटी, इसकी पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब आपकी बुक की कुछ लाइंस हैं, उनको रीड भी कर लेते हैं। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्म एंड हेंस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कैन बी फाउंड बाई यूजिंग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वो जो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करें तो चार्ज पार्टिकल पे 2 तरह की फोर्स एक्ट करेंगी। एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी और दूसरी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। मैग्नेटिक फोर्स होना चार्ज पार्टिकल, हमने इससे जो लास्ट लेक्चर था उसमें उसको सीख रखा है, जिसकी वैल्यू आती है F=QVB sin θ। और अगर यही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो तो हम Q को E से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करेगी, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करेगी। तो चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड्स के अंदर है तो उस पर 2 फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरी मैग्नेटिक फोर्स। तो जो टोटल फोर्स होगी वो इनका सम होगी, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू Q/E और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो हमने लास्ट वीडियो में इसको ड्राइव किया था रिलेशन, Q/V×B। और अगर हम यहाँ से Q कॉमन लें तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं Q/E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस हम लिख सकते हैं V×B। तो ये जो फोर्स है हमारे पास जो कि सम है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का, इसे हम कहते हैं ये लॉरेंट्ज फोर्स है। सो दिस फोर्स F इज़ नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। अब यहाँ पे एक बात, छोटी सी और बात सीख लेते हैं। इट इज़ पॉइंटेड आउट दैट ओनली द इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क वाइल नो वर्क इज़ डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स विच इज़ सिंपली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बात का मतलब ये है कि जो वर्क डन होता है चार्ज पार्टिकल पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होता है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होता। वो कोई भी वर्क डन क्यों नहीं होता, उसकी वजह यह है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सिंपली एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, और इसके लिए जो एंगल बनता है बिटवीन V एंड B और D एंड B वो 90 होता है, जिसकी वजह से जो वर्क डन की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। इस पॉइंट को हम फर्दर जो हमारी आने वाले आर्टिकल्स हैं उनमें भी प्रूव करेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो 0 होता है। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 14.7 डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो।
ये आर्टिकल आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इसको दोबारा से यहाँ भी रिकॉल कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, यानी उसके अंदर हमने थ्रो किया है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस से रिप्रेजेंट की गई है। और क्रॉस से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें तो इस बात का मतलब आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल देखें बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 बनता है कि हमने 90 के एंगल पे जो चार्ज पार्टिकल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया है। उसके बाद हमें चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था, जो क्या आता है F इज़ इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। और यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो हम Q को रिप्लेस कर देते हैं माइनस E से, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आ जाता है। इसको भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब ये तो है हमारे पास रिलेशन इन वेक्टर फॉर्म। अगर इसकी मैग्नीट्यूड लिखें तो हम लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा, वेयर E इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन V एंड B, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है वो 90 है, तो थीटा की वैल्यू 90 पुट करें तो साइन 90 पे 1 होता है, तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आती है वो आ जाती है F इज़ इक्वल टू ई वी बी। अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करें, जो हमने वेक्टर का राइट हैंड रूल पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में, तो इसकी जो डायरेक्शन है यानी हम अपनी फिंगर्स कर्ल करेंगे V से B की तरफ, यानी ये V की डायरेक्शन है, चार्ज जो चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो अगर आप इस तरह से अपनी फिंगर्स कर्ल करें चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन पे फिंगर रखें और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो आपका जो थंब है वो अपवर्ड आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ये एक्चुअली यहाँ पे एक साथ माइनस साइन है, तो हम जो फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे उसको रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास फोर्स की वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगती है उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है इस तरह से। तो इस तरह से आपने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है टू बोथ V एंड B, यानी मैग्नेटिक फील्ड के भी वो परपेंडिकुलर है और जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके भी परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द बोथ V एंड B। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो बेंड कर देती है। इसका जो नॉर्मली स्ट्रेट पाथ होता है इसको सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड करती है। अब यहाँ जहाँ पे भी आप जो है वो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, V से B की तरफ अपनी फिंगर्स कर्ल करेंगे और फिर उस डायरेक्शन जो थंब होगा, जो थंब की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फ़ोर्स आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली फ़ोर्स आप मैग्नेटिक फ़ोर्स जिस पॉइंट पे भी फाइंड करेंगे वो आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फ़ोर्स इस चार्ज पार्टिकल को हमेशा एक सर्कल के अंदर जो है वो बेंड करवा रही है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ़ोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस वजह से आती है, मैग्नेटिक फ़ोर्स की वजह से है। तो इन दोनों को अगर हम इक्वल सेट करें तो मैग्नेटिक फ़ोर्स का फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया EVB, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपको पता है mv²/r होती है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास जो चार्ज टू मास रेशो आती है E/m वो इक्वल आती है V/br। अब यहाँ पे जो V है वो वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और इस केस में जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जो यहाँ पे ये जो R है ये रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा था तो उस सर्कल का ये रेडियस है। और जो B है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू जो है वो हमें नॉन होती है, यानी इसकी वैल्यू नॉन है, और जो वेलोसिटी है और जो रेडियस है इसकी वैल्यू अननोन है।
अब अगर हम चार्ज टू मास रेशो फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो दो अननोन है यानी वेलोसिटी और रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम रेडियस की वैल्यू फाइंड करते हैं। रेडियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि एक ग्लास ट्यूब लेते हैं। इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक गैस को फिल किया जाता है। गैस को फिल करने के बाद इस सारे अपरेटस को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देते हैं, यानी इसकी आउटसाइड जो है वो फील्ड अप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट या किसी परमानेंट मैग्नेट की वजह से। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कल पाथ में मूव करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसके पाथ में जो गैस के मॉलिक्यूल आते हैं, जो गैस के एटम्स आते हैं, उनको एक्साइट करता है। तो गैस के एटम के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से यहाँ से जो लाइट एमिट होती है, और लाइट जब एमिट होती है तो जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है वो विजिबल हो जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का पाथ विजिबल होता है तो हम उस सर्कल का जो डायामीटर है उसको फाइंड कर लेते हैं, और डायामीटर को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। तो इस तरह से हम आर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये सारी बातें इस पैसेज में लिखी भी हुई हैं। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करें और इस पैराग्राफ को रीड कर लें, जो कि अभी हमने किए हैं। उसके बाद जो सेकंड अननोन है वो वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी को किस तरह से फाइंड करेंगे, आपने चैप्टर नंबर 12 में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, v इज़ इक्वल टू W/Q। मैट्रिक्स में भी आप ये इक्वेशन पढ़ के हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है v इज़ इक्वल टू W/Q। ये कैपिटल V है, इसको कैपिटल V है ये। तो यहाँ से जो W है वो वर्क डन है या एनर्जी है। तो इसको अगर मैं कहूँ कि एनर्जी जो है वो फिर किसके इक्वल आती है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड वोल्टेज V। और अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो तो हम Q को रिप्लेस कर देते हैं E से, क्योंकि जो चार्ज है ऑन इलेक्ट्रॉन उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है चार्ज पार्टिकल की, तो हम जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को अगर मैं V कहूँ और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो E है, तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और मोशन में जो एनर्जी होती है वो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम लिख सकते हैं E इंटू वी। और मोशन ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल रही है ये इन द फॉर्म ऑफ इसकी मोशन, ये इसको मूव करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है फिर हम उसको इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, 1/2 mv² जो कि काइनेटिक एनर्जी है इज़ इक्वल टू v इंटू ई, जो कि इस इक्वेशन से हमारे पास एनर्जी आती है। अब यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो जो वेलोसिटी है ये स्मॉल v है, जो वेलोसिटी है वो इक्वल आती है 2 इंटू वोल्टेज की वैल्यू इंटू E/m और इसका स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू ये जो v की वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो रिलेशन है वह कुछ इस तरह से बन जाता है। अब देखें राइट साइड पे भी E/m है, तो इस E/m राइट साइड वाले को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से जो E की एक पावर है इस E के साथ कैंसिल हो जाएगी, और जो m² है वो इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 2v/b² r²। अब यहाँ से ये जो v है ये वोल्टेज की वैल्यू है जिसको हमने अप्लाई किया होता है और जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहे होते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें नॉन होती है। जो b है ये भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू भी हमें नॉन होती है, और रेडियस भी हमने फाइंड करने का भी मेथड सीख लिया। तो ये सारे पैरामीटर्स जब हमें नॉन हों तो हम चार्ज टू मास रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब अगर बात करें यूनिट्स की, तो चार्ज टू मास रेशो के जो यूनिट बनते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कोलम पर केजी, यानी चार्ज का जो यूनिट है वो कोलम है और मास का जो यूनिट है वो केजी है। तो चार्ज टू मास रेशो के जो यूनिट बनेंगे वो कोलम पर केजी बनेंगे। अगर आप इन यूनिट्स को सिंप्लीफाई करें, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो रेडियस यानी लेंथ का यूनिट होगा, तो ये भी यूनिट इसी के इक्विवेलेंट बनेंगे। तो ये MCQ में अक्सर पूछा जाता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।